आज से हम सब ये फिज़िक्स के दूसरा चैप्टर हम सब शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला चैप्टर में हमने इंट्रोडक्टरी तौर पे ये पढ़ा कि फ़िज़िक्स क्या है, साइंस के किस पार्ट को हम फिज़िक्स कहते हैं, साइंस में किन चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। अभी हम सब जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और जिस टॉपिक से आगे हम स्टडी करेंगे वो उसको हम इस तरह कह सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का किस तरह से हम यूज़ करते हैं और उसके कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम आगे के चैप्टर्स में यूज़ करेंगे, जैसे वेक्टर्स और डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एलिमेंट्री टाइप के इक्वेशंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एलिमेंट्री टाइप के इक्वेशंस हैं और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इनको जो है कि या तो क्लास 10th लेवल के कुछ जिनको हमने पढ़ा है उनको यहाँ पे रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, या फिर जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इनका एकदम एलिमेंट्री सा ईजी सा एक छोटा मोटा इंट्रोडक्टरी हम कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबका यही टारगेट होगा कि इन चीज़ों को हम सीख लें और इसी में हम जो कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं, मतलब कि जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनकी डिविजिबिलिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम रिटेन करेंगे, कितने को हम जो है कि डिस्कार्ड करेंगे, या जब हम स्केल ऑफ मेजरमेंट में किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो फिर उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे जो है कि डिसाइड किया जाता है, उनको इस पे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर और स्केलर्स पे है। तो देखें, फिज़िक्स में दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, एक वेक्टर्स क्वांटिटी होते हैं, दूसरे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, जितनी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे उनमें से हर फिजिकल क्वांटिटी को हम इन दो में से किसी एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वेक्टर्स को समझने के लिए पहले हम स्केलर से शुरू करते हैं। स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनके बारे में कुछ बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड यानी कि उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ, ऑफ कोर्स यूनिट के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बता दें, एक्सप्रेस कर दें, तो उस क्वांटिटी को हम सिर्फ जो इतना ही सफिशिएंट है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी अगर किसी को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट है तो फिर ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। इनके एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मास एकदम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्केलर क्वांटिटी में। मास, इसकी खासियत यह है कि देखिए, मास अगर किसी के क्वेश्चन करे कितना मास है तो हम सिंपल से आंसर देंगे। ये कोई कहेगा 2 kg, जितना होगा 3 kg, 5 kg। अभी इस मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल ये क्वांटिटी न्यूमेरिकल ये 2, बस इतने ही का ज़रूरत था। और 2 kg यूनिट तो बताना ही पड़ेगा, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता तो बताना तो पड़ेगा ही। तो जस्ट देखें, 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको सिर्फ बता देने से मास के बारे में पता चल जाएगा वो 2 kg का मास, यानी कितना मास है इसका एक अंदाज़ा हो गया है। अभी इसमें कोई ऐसा और इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़े, यानी मास इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम दे दें तो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाता है। 2 kg हो, 3 kg हो, हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया। इसकी एक खासियत और भी है इस तरह की क्वांटिटीज़ का, यानी स्केलर क्वांटिटीज़ का, कि ये एल्जेब्राइक सम, यानी एल्जेब्रा में जिस तरह से हम दो क्वांटिटी को, जो नॉर्मल एल्जेब्रा, नॉट वेक्टर एल्जेब्रा, तो एल्जेब्राइक सम जो है उसको ये फॉलो करता है। यानी कि अगर मास किसी एक बॉडी का, मान लें कि एक पॉइंट है, एक बॉडी है, इसका मास है 2 kg, और फिर दूसरा एक और छोटा सा पार्टिकल है, उसका मास जो है
वो 3 kg है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, ये तो कंबाइन सिस्टम का जो मास है वो 2 और 3 इनको जोड़ने से 5 kg होता है। तो ये 5 kg के बराबर ही होगा। 5 kg के बराबर होने का मतलब क्या है कि फिजिक्स के लॉज जिस तरह से हम इस पार्टिकल पे यानी पहले पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे तो 2 kg उसका मास लेकर के हम उसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक दूसरे पार्टिकल पे भी जब फिजिक्स का लॉ अप्लाई करेंगे और किसी चीज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या उसका एक्सेलरेशन किसी फोर्स के लगने की वजह से, तो उस वक्त 3 kg हम इस पार्टिकल नंबर 2 का मास यूज करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही बात इस तरह से है कि अगर इस पूरे यानी दोनों पार्टिकल्स यानी मास, ये पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2, इन दोनों को एक कंबाइंड एक सिंगल सा मास हम अगर मान लें तो फिर उसके मुतालिक जब किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो, जैसे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा किसी फील्ड में, या किसी फोर्स के एक्शन की वजह से उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम 5 kg इसका जो मास है उसको लेकर चलेंगे तो उसके कैलकुलेशंस सही निकलेंगे। तो हमने क्या देखा कि एक पार्टिकल जो जिसका मास 2 kg था और दूसरा पार्टिकल जिसका मास 3 kg था, तो जब ये इंडिपेंडेंट अकेला इसको एक सिस्टम मान लें तो ये 2 kg मास लेकर हम चलते हैं तो ये फिजिकली डिस्क्राइब होता है, और इसको भी हम 3 kg लेकर चलते हैं तो ये फिजिकली डिस्क्राइब होता है। अब कंबाइंड को जब हम एक सिस्टम मान लेंगे तो हमने देखा कि 5 से वो डिस्क्राइब होता है, यानी कि दोनों के जो इंडिविजुअल मासेस हैं इनको अगर हम जोड़ दें तो जो मास मिलता है वही उस कंबाइंड सिस्टम का मास होगा। तो इस तरह का बिहेवियर जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें करता हुआ दिखे या इस तरह का बिहेवियर करे तो वैसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह समझ लें मोटे तौर पे कि वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी यूनिट के साथ बताना पड़ता है, इससे वो फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह से पता चल जाता है। और दूसरी बात ये कि उस फिज़िकल क्वांटिटी के डिफरेंट वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल अलजेब्राइक एडिशन की तरह ही होगा। तो ये ख़ास बात है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं स्केलर क्वांटिटी का। जैसे चार्ज, किसी पार्टिकल का चार्ज Q1 है, मान लेता हूँ 1 माइक्रोकूलम, और एक और पार्टिकल है जिसका चार्ज Q2 है यानी कि 3 माइक्रोकूलम। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमें 4 माइक्रोकूलम मिलता है, यानी इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को ऐड करेंगे तो 4 माइक्रोकूलम मिलता है। अब अगर हम इसको फील्ड में ले जाकर के टेस्ट करेंगे कि भाई अकेला ये जो पहला पार्टिकल है इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगना चाहिए उतना लगेगा। हम देखेंगे कि दूसरे पे 3 माइक्रोकूलम की वजह से जितना लगना चाहिए उतना लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को अगर हम एक साथ बांध दें, कंबाइंड कर दें, एक ही पार्टिकल बना दें दोनों को फिजिकली सामने ला करके, तो फिर अब उनका बिहेवियर ऐसा होगा मानो कि उसमें 4 माइक्रोकूलम का चार्ज हो। यानी उनका बिहेवियर होने का मतलब यही कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 माइक्रोकूलम का एक सिंगल पार्टिकल पे जितना फोर्स लगता है इन दोनों को कंबाइन करने से भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो हमने क्या देखा कि 2 अलग अलग पार्टिकल जिनका चार्ज 1 माइक्रोकूलम था, फिर दूसरे का 3 माइक्रोकूलम, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये 4 माइक्रोकूलम हुआ। और इनके कंबाइंड सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर भी 4 माइक्रोकूलम के सिंगल पार्टिकल के जैसा ही हुआ। तो फिर इसका ये बिहेवियर वैसा ही हुआ ना कि
इनके जो ये क्वांटिटी, इनके जो ये मतलब चार्जेस हैं, इनको सिंपल अलजेब्राइकली जोड़ने से कंबाइंड सिस्टम का चार्ज हमें मिल गया। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह का बहुत सारा और भी स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे पार्टिकल का एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या इस तरह हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, हीट, इस तरह की चीज़ों को हम सोच सकते हैं। तो हमने ये देखा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। इसी के बरक्स अब हम देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हम किनको कहते हैं। अब हम एक और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। मान लें आपके पास एक पार्टिकल है, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई मैं कर देता हूँ। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, फिर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो एक पार्टिकल है, मान लीजिए इसी बोर्ड पे ये मूव कर रहा है, ये सीधा ईस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर हम ये एरो ना दिखाएं कि ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी पूरब की तरफ मूव कर रहा है, अगर इस एरो को हम ना यूज़ करें पहले, तो हम बस इतना बताना है कि ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, सिर्फ इतना बता देना सफिशिएंट नहीं होगा। उसके बारे में आधा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है, उसकी कंप्लीट जो डायरेक्शन, उसकी जो कंप्लीट मूवमेंट है उसको बताने के लिए हमें एक डायरेक्शन भी यहाँ पे साथ में बताना पड़ेगा कि वो किस तरफ मूव कर रही है पार्टिकल, ये स्ट्रेट ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या बीच में किसी और डायरेक्शन की तरफ। तो अगर हम ये बता दें, मान लें कि ये पार्टिकल ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, हम ये करें कि 3 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, अगर इस तरह यूज़ करें तो ये जो डिस्क्रिप्शन हुआ, ये 3 मीटर पर सेकेंड न्यूमेरिकल क्वांटिटी, उसकी कितने स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रही है और किस तरफ टुवार्ड्स ईस्ट यानी पूरब की तरफ, ये उसका डायरेक्शन भी डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरह का जो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला उसका एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो जब इस तरह हो कोई यानी कोई क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इसको हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे कि ये इसकी जो 3 मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नीट्यूड बता दिया। अभी ये जो टुवार्ड्स ईस्ट है, हमने लिख करके यहाँ पे बताया कि टुवार्ड्स ईस्ट ये पूरब की तरफ चल रहा है। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन फिर लंबा परेशानी वाला होता है। तो इसके जगह पे हम किस तरह करके हम फिर दूसरा एक सिस्टम को हम यहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे, तो वो तो बाद की बात है। पहले तो हम देखें कि ये दो चीज़ें हुई। ये पहला तो ये कि इसका एक मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी का भी एडिशन होता है, जैसे वेलोसिटी के अलावा भी और एक आध एग्जांपल हम देख लेंगे बाद में। पहले यहाँ पे हम वेलोसिटी पे डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी का भी एडिशन होता है। मान ले इस तरह से एडिशन कि मान ले ये एक पाइप है, ये हॉलो पाइप है, मतलब कि बीच में फांका है। इस पे एक बॉल है, ये बॉल इस तरफ यानी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और ये जो पाइप है ना, ये पाइप क्या है, स्टेशनरी है, रखा हुआ है। इसका वेलोसिटी, पाइप का वेलोसिटी 0 है।
तो अब यहाँ पे ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा है, वो इसको देखेगा, उसको ये बॉल 2 मीटर अगर दिखता होगा, मतलब कि पाइप जो है वो ओपेक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, मानकर हम चलते हैं, ये कांच का पाइप है, तो इसको ये दिखेगा तो ये कितना स्पीड से चलता हुआ दिखेगा, 2 मीटर पर सेकंड यानी 2 मीटर पर सेकंड। अभी ऐसा होता है कि किसी तरीके से हम इस पाइप को भी इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कराने लगते हैं, तो ये जो बॉल है अब इसकी मूवमेंट तो स्ट्रेट ईस्ट की तरफ नहीं होगी, ये थोड़ा सा बॉल जब तक इधर मूव करेगा तब तक पाइप इस तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा इतना दूर तक। तो अब ये बॉल जितने दूर में यहाँ आया, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ, अब उतने देर में ये पाइप भी इस बॉल को ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ लेके जाएगा। मान लीजिए बॉल तब तक इस तरह हुआ, फिर ऐसे मूवमेंट चलता जाएगा, तो बॉल करीब करीब ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी बॉल का जो मूव करने का जो रास्ता है वो इस तरह का होगा। हम ये देख रहे हैं कि बॉल ना तो पूरी तरह से ईस्ट की तरफ जा रही है और ना ही बॉल पूरी तरह से ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी पाइप खुद ब खुद जब 2 मीटर के स्पीड से जो है कि 3 मीटर के स्पीड से नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, और ये बॉल 2 मीटर के स्पीड से पाइप के अंदर में मूव कर रहा था ईस्ट की तरफ। हमने क्या देखा कि दोनों का जब दोनों एक ही साथ हुआ तो दोनों का जो रिजल्ट हुआ, दोनों का एक फाइनल जो हमें अचीवमेंट हुआ, वो ना तो ईस्ट रहा ना नॉर्थ रहा, बल्कि उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ, बीच में कुछ रहा। हाँ, तो इस तरह का, यानी कि ये भी ऐड हुआ, वेक्टर क्वांटिटी दोनों है, ये पाइप का वेलोसिटी भी और बॉल का वेलोसिटी भी, दोनों का एडिशन सिंपल, जिस तरह के इससे पहले हमने स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ा था उस तरह का सिंपल सा एडिशन नहीं हुआ, बल्कि इसके बीच का कुछ हुआ। तो वेक्टर क्वांटिटीज की यह खासियत होती है, यानी इनको भी ऐड किया जाता है और इनको ऐड करने का एक ख़ास तरीका है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम पहले तो समझ लें कि वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीज़ों को बताना ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। और इनको जब हम ऐड करते हैं तो एक खास एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक, उसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम समझेंगे तो इससे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को तो हम बाद में समझेंगे, पहला तो हम इसको डेफिनेशन समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये दोनों, इन दोनों की ज़रूरत होती है, और इनका एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक होता है। यानी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हुई चलती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये दोनों शर्त अगर पाया जाए, पहला शर्त ये कि उसमें मास भी, उसका एक क्वांटिटी भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी में, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो ये दोनों शर्त जब पाया गया तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। हम देखते हैं आगे ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। उससे पहले एक आधा और एग्जाम्पल आपके सामने हम रखना चाहेंगे।